नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमारा ये जो लेक्चर है वो लेक्चर है 3rd, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा रेट क्या होता है, रेट के बारे में हमने जान लिया। रेट में दो तरीके से होते थे दिखाने के तरीके, एक होता था एवरेज और दूसरा होता था इंस्टेंटेनियस। ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक। उसके बाद में कल हम लोगों ने पढ़ा था रेट एक्सप्रेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? रेट एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या बोले थे हम लोग? इसमें बोले थे कि अगर मान लो कोई भी दो रिएक्टेंट है, जैसे A प्लस बी है, ये मान लो क्या दे रहे थे C प्लस डी। इसके मान लो N1 मोल्स रिएक्ट किए, इसके मान लो N2 किए, इसके मान लो N3 किए, इसके मान लो N4 किए। तो हम लोगों ने बोला था कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो बराबर होता है किसके? -1/N1 dA बाय dt। मतलब 1/N1 ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, वो क्या होता था? -dA बाई dt। ये बराबर किसके होता था? -1/N2 dB बाई dt। ये बराबर होता था किसके? 1/N3 dC बाय dt। ये बराबर होता था किसके? 1/N4 dd बाय dt, ठीक, यही होता था। तो ये -dA बाई dt ये क्या होता था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ठीक। ये क्या होता था? -dB बाई dt, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। ये क्या होता था? +dC बाई dt, ये होता था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। और ये होता था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ D, ये 1/N4 को छोड़ के, ठीक। तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा था? रेट एक्सप्रेशन। इसके ऊपर कर हम लोगों ने बात की थी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, इसके बारे में देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो हम लोग कोई भी एक रिएक्शन करा रहे थे, ठीक। अब कोई भी हम लोग पर्टिकुलर रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें होंगे क्या क्या? रिएक्टेंट होंगे। वो एक टाइप का भी हो सकता है, एक से डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कल N2O5 का डिकम्पोजिशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, एक ही टाइप का था, ठीक है। तो और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे H2 + I2 गिव्स आउट 2HI था, ठीक, वो डिफरेंट टाइप के हो गया, मतलब H2 एक अलग मॉलिक्यूल हो गया, I2 एक अलग मॉलिक्यूल हो गया। तो जब कभी भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है? रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में इफेक्टिवली क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, और उनके इफेक्टिव कोलिजन की वजह से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यही तो हम लोग जानते हैं ना। मतलब कि जैसे मान लो कोई ये एक A था और ये कोई एक B था, इससे कोई हमें मान लो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे, मान लो ये A का मॉलिक्यूल था, ऐसे ढेर सारे मान लो क्या थे? A के मॉलिक्यूल्स थे, और ये वाले मान लो B के मॉलिक्यूल्स थे। तो अब इन दोनों में क्या होगा? कोलिजन होगा। तो कोलिजन की वजह से ही क्या होगा? कोई नए प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन। मतलब जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, मतलब नीला वाला पार्ट भी होगा, ब्लैक वाला पार्ट भी होगा, ए वाला पार्ट भी होगा, बी वाला पार्ट, जिस तरीके का भी बन रहा होगा। मैं केवल एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएंगे। इफेक्टिव कोलिजन की बात हम लोग कर रहे हैं। जब कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं कर पाते कोलाइड। जो इफेक्टिवली कोलाइड कर पाते हैं उसके लिए 3 कंडीशंस होती है। जो उन 3 को क्वालिफाई कर ले जाते हैं, वही मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके फिर प्रोडक्ट की क्या करते हैं? फॉर्मेशन। तो भी सिंपली समझते हैं। तो सिंपली समझने पे हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से बोलेंगे कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करके फिर प्रोडक्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब खुद सोचो, मान लो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो हमारा लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, तीनों स्टेट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताओ सबसे तेज जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो किस में होती है?
आप कहोगे गैसियस फेज में, उसके बाद में लिक्विड फेज में, और उसके बाद सॉलिड स्टेट में। मतलब गैसियस फेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक, गैस की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? गैस की, फिर लिक्विड की, और फिर किसकी होगी? सॉलिड की। तो जाहिर सी बात है ना यार, जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो उनके पास में स्पेस आराम से मूव किए जा रहे हैं। और खुद सोचो अगर उनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से क्या हो जाएगी? उनकी ये जो रैंडमनेस है, जो उनका ये घुमाव, वो क्या हो जाएगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रैंडमनेस उनकी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब रैंडमनेस उनकी जितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उनके बीच में कोलिजन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तेज होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? मतलब पहले आलसी जैसे जा जाके ये लोग टकरा रहे थे, अब मान लो यही तेजी तेजी टकराने लगे, तो जितने देर में एक मॉलिक्यूल टकरा रहा था उतने ही देर में कितने टकरा जाएंगे यहाँ पे? दो। मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? तब बढ़ जाएगा। कब बढ़ा? जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट भी क्या होता है? बढ़ता है। सारे रिएक्शंस में नहीं होता, याद रखना, सारे रिएक्शंस में नहीं होता। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो गए, उसमें नहीं होता है, ठीक है? उसमें टेम्परेचर तुम चाहे जितना ज़्यादा करते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इंटेंसिटी से फ़र्क पड़ता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से फ़र्क पड़ता है, बट टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, नॉट ऑल द रिएक्शंस। ठीक, अब समझना। तो एक पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने समझ लिया किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। अब जैसे वो उछल कूद होगी क्यों? जैसे मान लो आप में से कोई था, मान लो किसका नाम ले लें, सोनू मोनू टिंकू पिंकू कोई भी ले लो, आऊँ माऊँ सा कोई भी नाम, और इसको मान लो हम लोग यहाँ पे एक तावा था गरम गरम, ठीक है, अच्छा खासा एकदम जल रहा था, जिसके ऊपर पानी वानी डालो, भाप अब बन के उड़े, सुर करके आवाज़ आए, उसमें भी अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया हो जाता है। अब उसी के ऊपर मान लो ले जाके बैठा दिया जाए, गोलमाल 3 देखे हैं ना, जैसे वही वाली सीन क्रिएट यहाँ भी कर दी जाए, तो बताओ वो तो थोड़ी देर तक बेचारा पुच्चे से बैठा भी रहता है। हमने नॉर्मली होते क्या होता, उछल कूद शुरू हो जाएगी, भाई साहब भाई पिछवाड़ा जलेगा यार अच्छा खासा, ठीक, तो क्या होगी, उछल कूद मचेगी। तो वही सेम केस वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ। हम लोग तो सोचो भाई साहब इतने ज़्यादा मास के हैं, ठीक है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनका क्या होगा, उनके बीच में तो रैंडमनेस और ज़्यादा होगी। पॉपकॉर्न का एग्जांपल लेके देख लो, ठीक है, जैसे उसके अंदर हम लोग कुकर के अंदर रखते हैं ना, उसके बाद में फिर जैसे जैसे गर्म होना शुरू, उसमें भी उछल कूद जो होती है अच्छी खासी मच जाती है, ठीक। तो टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट किससे है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा हमारे पास में, बढ़ेगा। क्लियर है ना? ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक पॉइंट करके समझते हैं। ये तो मैंने टेम्परेचर का एक केवल एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा, अब एक एक पॉइंट करके समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आप लोग इसके नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स इसके बनाते रहना, ठीक है, फ़ायदा होगा, वरना आराम से लिबिल करके पढ़ते रहो तुम लोग, कोई मतलब भी नहीं होगा ना, ठीक है। और हाँ एक चीज़, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे बार बार कि ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो कितने दिन तक ऐसे ही चलेंगे, फ्री चलेंगे। तो मैं बता दूं, जितने भी मैं केमिस्ट्री वीडियोस के लेक्चर डालूंगा वो सारे के सारे फ्री होंगे। प्राइवेट वगैरह लगाने वाला सिस्टम, चार्ज करने वाला सिस्टम मेरे पास में नहीं है, याद रखना ना, मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इन सारी चीज़ों का चार्ज करूँगा मैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ, वरना सोचो अभी 3, 4, 5, 6 लेक्चर एक चैप्टर डाल देंगे, उसके बाद लगा देंगे प्राइवेसी, भाई साहब 500 रुपया दो, उसके बाद में चलाओ, नहीं होगा, चिंता ना करो, ठीक। अब पढ़ते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला फैक्टर आता है ना हमारे पास में, अभी अभी हम लोगों ने समझा टेम्परेचर का, किस चीज़ का आया, टेम्परेचर। मतलब यूजुअली क्या होता है, यूजुअली होता ये है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज। नॉट ऑलवेज, कब नहीं होता, एक केस मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, याद रखना। और ऐसा कहा जाता है, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली कुछ रिएक्शंस के लिए वेरीफाइड भी है, कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर,
increase in temperature, the rate of reaction gets doubled और ट्रिपल भी हो जाता है, किसी में बुक्स में भी लिखा होता है। ठीक, तो किसी भी रिएक्शन को अगर 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो उनका रेट क्या कर जाता है, डबल कर जाता है। और वैसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे पूरा का पूरा टॉपिक है, तो अभी इसको ज़्यादा डिटेल में हम टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी इतना ही हम लोग समझ जाते हैं यहाँ से कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज़ होगा। इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज़ होने की वजह से वो ज़्यादा अच्छे से कोलाइड कर पाएंगे, और जितने अच्छे से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उतनी ही तेज़ी से और अच्छे से होगी। क्लियर है ना? ठीक, जैसे कि वहाँ पहले लेक्चर में ही मैंने एक एग्जांपल नहीं समझाया था आप लोग को H2O के फॉर्मेशन का, याद है? H2 + O2, तो वो देखो हाई टेम्परेचर पे ही तो जाके हो रहा था पॉसिबल। ठीक है, तो समझो। अब देखना अगला फैक्टर जो हमारे पास में आता है वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब तो देखते हैं, इसमें दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है फिजिकल नेचर और दूसरा होता है कौन सा, केमिकल नेचर। अच्छा, एक बार फिजिकल बोल दो, केमिकल अपने आप ही मुंह से निकलने लगता है ना। तो देखना फिजिकल और केमिकल की बात करते हैं। तो फिजिकल रिएक्शन में डायरेक्टली जो डिपेंडेंसी आती है ना, वो स्टेट को लेके आती है। किस चीज़ को लेके? स्टेट को लेके। जैसे कि अभी बताया था ना कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। ठीक, उसी चीज़ की बात हो रही है। तो जो गैस होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ऐसा क्यों होता है? इंटरमिक्सिंग की वजह से। किसकी वजह से? इंटरमिक्सिंग की वजह से। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्सिंग होने की वजह से उनके अंदर कोलिजन भी क्या होगा? आसानी से होगा। तो जब कोलिजन उनके अंदर आसानी से होगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? उनके लिए ही फेवरेबल होगा ज़्यादा। लिक्विड होते हैं, गैस और लिक्विड को नॉर्मली मिक्स करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक, और लिक्विड में भी अगर होमोजीनस सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनस की बात नहीं हो रही, अगर होमोजीनस है तो ज़्यादा प्रेफर करता है। इसमें भी जो होमोजीनस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसके? हेट्रो के। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है? जब दोनों सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हो। हेट्रो का मतलब जब डिफरेंट में हो। ठीक, अब अगला नेचर आता है हमारा केमिकल का। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आ गया ना? अगर नहीं आया होगा तो एक बार पूछ लेना, ठीक है, कमेंट वगैरह करके, या फिर दोबारा से वीडियो को चला के देख लेना। अब केमिकल को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। इसको इरेज कर रहे हैं। केमिकल लेक्चर, केमिकल चेचर, केमिकल नेचर, इसकी बात करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल था, ये ए कोई एक मॉलिक्यूल था, या ए बी ले लो, ए बी कोई एक मॉलिक्यूल था। ये मान लो O2 के साथ में रिएक्ट करके कोई एक प्रोडक्ट बना दिया। कौन सा एक प्रोडक्ट बना दिया? मान लो W कोई एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक, और मान लो कोई एक XY था, इसको भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराए, और जो प्रोडक्ट बन गया वो मान लो क्या बन गया? Z बन गया। ठीक है, दोनों को रिएक्ट कराया गया, सेम मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं। प्रोडक्ट भी डिफरेंट बन रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है रिएक्टेंट डिफरेंट टाइप के हैं। अब ऐसा क्या पॉसिबल है कि जितने तेजी से ये रिएक्ट कर रहा हो उतनी ही तेजी से ये रिएक्ट कर रहा हो? मतलब अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है और इसका मान लो अगर R2 है, तो क्या ये ज़रूरी है कि R1 शुड बी इक्वल टू R2? अब जाहिर से कहोगे यार कोई बात, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। ऑक्सीजन से ऐसे नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। हमारा ये आयरन भी रिएक्ट कर रहा है, सॉरी क्या कहते हैं, आयरन भी हमारा रिएक्ट कर रहा है, सोडियम भी रिएक्ट कर रहा है, कुछ और भी चीज़ें, हाइड्रोजन भी हमारी रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन भी रिएक्ट कर रही है, फिर भी सबके साथ में ऑक्सीजन का रेट क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है, वरना सब कुछ कंबशन करती रहती। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता हमारे पास में। ठीक, तो AB और XY मतलब इन दोनों में ऐसी कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये जो रेट है हमारा ना वो वेरी कर रहा है। वो होता है इनका केमिकल नेचर, इनकी बॉन्डिंग।
इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उनको तोड़ना क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या, जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। मॉलिक्यूल कोलाइड भी कब करेंगे, मॉलिक्यूल मान लो ये दोनों कोलाइड किए तो उसकी वजह से होगा क्या, ये ए बी का मॉलिक्यूल टूटना भी तो चाहिए। तब ए बी का मॉलिक्यूल टूटेगा तब जाके ए या ऑक्सीजन का बॉन्ड बन पाएगा या बी या ऑक्सीजन का बॉन्ड बन पाएगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना। बट बॉन्ड टूटा ही नहीं तो तब तो पॉसिबल नहीं होगा ना। वैसे सेम यहाँ पे एक्स वाई के साथ में भी होगा कि मतलब एक्स वाई के बॉन्ड पे डिपेंड करेगा कि उसका बॉन्ड स्ट्रांग है कि वीक है। अगर वीक होता तब तो आसानी से टूट जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देके ही बता देते हैं। जैसे एक लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये गिव्स आउट क्या है NO2, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, ये क्या देता है हमारे पास में, CO2 देता है। ठीक, अब देखना यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों के ऑक्साइड, ठीक, यहाँ पे NO यहाँ पे CO। अगर ये मान लो R1 है और ये मान लो क्या है R2 है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है ना कि जो R1 होता है ना ये ज़्यादा तेज होता है एज़ कंपेयर टू किसके, R2 के। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है एज़ कंपेयर टू किसके, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन दोनों का सेम है, डिफर कहाँ पे करता है ना, बॉन्ड पे। कहाँ पे डिफर करता है, बॉन्ड पे। मतलब बॉन्डिंग इन जो CO है ना, CO ये ज़्यादा स्ट्रांग होती है, is stronger than between nitrogen and oxygen of NO। ठीक है, तो इसमें अगर बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसको तोड़ना क्या होगा उतना, क्योंकि ढाई सी बात है ना यार, C और O का बॉन्ड टूट रहा है तभी तो ऑक्सीजन इसके साथ में जाके लिंकअप करके CO2 फॉर्मेशन कर रहा है ना। ठीक, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। वैसे ही NO को तोड़ना आसान है। ठीक है, अब NO को तोड़ना आसान है, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट किया जल्दी से और NO2 की फॉर्मेशन की, तो R1 ग्रेटर देन किसके, R2 के। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ डिफर कर रहा था, इनका केमिकल नेचर डिफर कर रहा था। आया समझ में, इसी वजह से। अब दूसरा एग्जांपल लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसी CO और O2 को लेके CO2 के फॉर्मेशन कर लो, या आप इसको मीथेन के साथ में भी करके रिलेट करा सकते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में एक बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है और अगर ये मीथेन होता, मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ में कराओगे तो CO2 प्रोड्यूस होगी, साथ ही साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, H2O प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, हो गया। ठीक, इसको मान लो हम लोग ऐसे कराएं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये वाला जो रिएक्शन है वो फिर से फास्ट है किसके कंपेयर में, पहले वाले के कंपेयर में। मतलब अगर ये R3 है तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि R1 जो है वो ग्रेटर है किसके, R3, क्योंकि यार यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ के इसके साथ में रिसप्लिंग कर रहा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे थे। ठीक है, तो बस वही जाहिर सी बात है, केमिकल इनपुट अगर तुम ज़्यादा करोगे तो रिएक्शन रेट क्या होगा, उतना ही स्लो होगा। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। मैंने एक वर्ड का नाम लिया ना, केमिकल इनपुट या हीट इनपुट भी यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा सही अच्छे से होगा। केमिकल इनपुट तो वैसे बोल दिए, फालतू कोई मतलब नहीं, मुँह से निकले यार, सॉरी। वैसे बहुत कुछ निकलता है ना, इग्नोर कर दिया करो यार, शुरू है ना, समझा करो। वैसे भी नर्वसनेस छुपानी होती कभी कभी। इधर देखो, अब कुछ बताने जा रहे थे। हाँ, 2 हो गए हमारे पास में। पहला क्या हो गया हमारे पास में, टेम्परेचर के ऊपर बात कर लिया था हमने, फिर दूसरा किसके ऊपर बात करें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल हो गया था और केमिकल हो गया था। ठीक, तीसरा आप लोग लेते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसके ऊपर बात करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है पहले ये देखते हैं। कैटलिस्ट एक कोई ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा कोई सब्सटेंस होता है विच एफेक्ट्स, या एफेक्ट्स भी नहीं बोल के इसको बोल देते हैं विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट
itself getting consumed। मतलब इसका फिजिकल नेचर तो चेंज हो सकता है, केमिकल नेचर में कोई भी खुरापात नहीं होगी। आएगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, खुरापात करवाएगा, उसके बाद निकल जाएगा। दो तरीके से खुरापात करवा सकता है, या तो ये रिएक्शन रेट को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, या तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा, या तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव कैटलिस्ट, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। कॉमनली कैटलिस्ट के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई साहब वो रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है, तो वो इस सेंस में कहते हैं हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट के सेंस में, याद रखना, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट की हमारे पास में थोड़ी मोड़ी खासियत होगी। वैसे कैटलिस्ट पे भी आएगा, सरफेस केमिस्ट्री में भी पूरा डिटेल में है, इसमें भी आगे पूरा डिटेल में, ठीक है, तो चिंता नहीं करना। अब कैटलिस्ट करता क्या है ना, कैटलिस्ट एक्चुअल में ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो रेट को इंक्रीज करेगा, ऑफ द रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म, या इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं पाथ, जो उसको कोई एक नया रिएक्शन पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं दो केस लेके समझाता हूँ, या एक ही में बताते हैं। देखना, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन था, ठीक, ये मान लो एनर्जी यहाँ पे बना देता है, मान लो एनर्जी है, और ये मान लो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कितना आगे बढ़ रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई भी एक दो रिएक्टेंट थे यहाँ पे A+B, ठीक है, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB+C। ये मान लो AB कोई मॉलिक्यूल था, C के साथ में रिएक्ट कर रहा था, तो धीरे धीरे क्या होती है ना, AB का बॉन्ड टूटेगा और C के साथ में क्या होगा, वो जुड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होती है, इसकी एनर्जी बढ़ती है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है, और एक ऐसा स्टेट आ जाता है जहाँ पे हम बोलते हैं पार्शियली AB का बॉन्ड टूट चुका है और C के साथ में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। फिर बाद में मान लो यहाँ पे जाके BC बन गया और A मान लो क्या हो गया, निकल गया, ठीक, वो बात की बात है। बट ये वाला जो स्टेट होता है ना, जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन की, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो कैटलिस्ट का यूज़ करने से क्या होता है, कैटलिस्ट का यूज़ करने से मैंने बताया कि यहाँ पे प्रूविंग नहीं है, प्रोवाइडिंग है, प्रोवाइडिंग, सॉरी, बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू रिएक्शन पाथ। तो नया रिएक्शन पाथ देने का मतलब क्या हुआ कि अब ये शुरू तो यहीं से होगा, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेगा। क्या ना, ये जो पीक इतना ऊंचा था ना, अब उस पीक को थोड़ा सा क्या कर देगा, ये कम कर देगा। अब इस पीक के कम करने की वजह से हुआ क्या, जो पहले इतनी इनपुट देनी पड़ रही थी ना, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये पहली वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये कौन सी एनर्जी है, दूसरी वाली एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो, पहले इतना ज़्यादा पीक चढ़ना पड़ रहा था सेम रिएक्शन को कराने के लिए, अब सेम रिएक्शन को कराने के लिए क्या हो रहा है, इतना ही पीक चढ़ना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें कम पीक चढ़ना पड़ा उसे चढ़ना क्या होगा, जल्दी हम लोग चढ़ जाएंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन अगर इस पाथ से हम लोग चलाए तो जल्दी हुई एज कम्पेयर टू किसके, इस वाले के मुकाबले। तो जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ था एज कंपेयर टू हायर एनर्जी वाले पाथ के, जो रिएक्शन का रेट था वो क्या था, फास्ट था। आया समझ में, ठीक, इसकी बात यहाँ पे की गई थी। ये अभी डिटेल में आएगा आगे, ठीक है, बट ये टॉपिक था इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया। भाई आगे पूरा डिटेल में आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ में ये कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। आगे समझो, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कैसे डिक्रीज करेगा, अलग चीज़, टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहा था।
कैटलिस्ट के लिए ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल से इसको समझाया भी जा सकता है। जैसे छिछोरे मूवी हम लोगों ने देखी हुई है ना, ठीक है, तो याद करो जब वो सब लोग मैच लगातार हारा करते हैं, फिर जब लास्ट समय पे वो क्विट करने की कोशिश करते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत बताता है भाई साहब तिगड़म उगड़म अपना निकालता है, 3-4 तिगड़म वगैरह निकाला रहता है। तो ये लोग करते क्या है, एक्चुअल में इनकी जीतने की औकात थी नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे ये लोग एक ऐसा एजेंट लेके आते थे ना जो एक्चुअल में निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता था। निगेटिव कैटलिस्ट का काम कैसे, देखो जब बास्केटबॉल वाला मैच होता था पोडियम में देखो सब मिलके चिल्लाने लगते थे, बैठ के अच्छी खासी हूटिंग करना शुरू करते थे, तो एक्चुअल में जो अच्छा खेल भी पाता था ना वो भी ढंग से नहीं खेल पा रहा था। समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब उनके इन्वॉल्वमेंट एक्चुअल में वो गेम में इन्वॉल्व नहीं हुए। कैटलिस्ट तो पूरा का पूरा गेम में इन्वॉल्व होकर करता है, बट काम वही हो रहा था। आया समझ में। और अगर उसका तुम घटा रहे थे, अगले वाले का क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। उसके लिए पॉजिटिवली काम कर रहा है, इसके लिए नेगेटिवली काम कर रहा है। थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप इस एग्जांपल से, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। यहाँ से थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा खींच दिया। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन का मतलब हो गया जैसे कोई फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनको कुछ अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में या तो विजिबल रीजन की लाइट मिले या अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट मिले, मतलब इनको फोटॉन्स मिले प्रॉपर एनर्जी के, जिसके थ्रू ये अपना रिएक्शन क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे H2 था प्लस Cl2, ये सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होते हैं, HCl में कन्वर्ट होते हैं। नॉर्मली हाइड्रोजन क्लोरीन को लाके हम लोग रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी किसी पे काम करता है, यही एक तरीके का फोटोकेमिकल रिएक्शन ही है। मतलब तुम जैसे कल भी मैंने समझाया था, कितना भी ले आके तुम पत्ता वगैरह इकट्ठा कर लो या बहुत बैठ के एक बार लेके चले जाओ तुम माउंटेन में या अंधेरे में कहीं भी लेके चले जाओ, कुछ भी होगा नहीं होगा, ठीक है। जब तक उसे सनलाइट प्रोवाइड नहीं की जाएगी फोटोसिंथेसिस क्या होती है, शुरू ही नहीं होती है, ठीक है। तो वो सारे भी किस में आते हैं, इसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में ही आते हैं। और याद रखना फोटोकेमिकल रिएक्शन की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। अगर वो प्योरली फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो थर्मिट रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। ये डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये कोई हमारे पास में 2 सेम क्रॉस सेक्शन के एरिया थे, इसमें मान लो इतनी ही लाइट गिरी, ठीक, और इसमें मान लो ज़्यादा लाइट गिर गई, तो पर यूनिट एरिया पे कितनी लाइट गिर रही थी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन का भी हो गया। फिर हमारे पास पे 5वां पॉइंट आता है सरफेस एरिया। सरफेस देखो, सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा फ्री सरफेस हमारे पास में अवेलेबल हो रिएक्शन करने के लिए, हमें पता है जो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और गैसेस एज कंपेयर टू लिक्विड और एज कंपेयर टू सॉलिड, ये ज़्यादा फ्री होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड ज़्यादा फ्री होते हैं एज कंपेयर टू किसके, सॉलिड के। तो गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के केस में क्या होता है, ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होता है रिएक्शन करने के लिए। सॉलिड के केस में क्या है, सॉलिड के केस में क्या होता है, केवल और केवल सरफेस ही अवेलेबल होता है। बट गैस के केस में तो तुम्हारा हर तरफ से अवेलेबल है ना, उनका वॉल्यूम भी कम होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम और ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से गैसेस ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में भी अगर वो फाइनली डिवाइडेड है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, तो हो सकता है जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड हम लोग देखे हैं ना, तो मैन वर्सेस वाइल्ड में वो ऐसे क्या कहते हैं, बहुत धारदार टाइप का पत्थर वगैरह से ऐसे ऐसे करके चिंगारी लगाता है ना, तो वो जो चिंगारी जिसमें छुआ रहा होता है यार, वो बताओ भूसे भूसे जैसा ऐसा कुछ होता है कि पूरा का पूरा एक बड़ी सी लकड़ी ही लगा के जलाता है,
नहीं यार, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होता है, फाइनली डिवाइड होता है। फिर उसमें ऐसे लगाता है, हल्की सी भी चिंगारी से वो आग पकड़ लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाता है, फिर उसके बाद में लकड़ी लगाना उसके ऊपर शुरू करता है। या जैसे हमारे यहाँ अभी हवन चल रही होगी, नवरात्र है ना, उसमें भी क्या होता है, जब हमारे पास में हवन हो रही होती है, जो सबसे पहले लकड़ी डाली जाती है, बहुत छोटी छोटी लकड़ियाँ डाली जाती हैं, इतनी छोटी छोटी लकड़ियाँ जलाएगी, उसके बाद में फिर इसमें आग लगाते हैं। फिर जब ये पकड़ लेती है उसके बाद फिर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगा के फिर पूरा हवन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक। रुई का भी हम लोगों ने देखा होगा, रुई का अगर बहुत अच्छा सा ऐसे मान लो पूरा सा, उसको जलाओ और उसका बहुत ही ऐसा भुरभुरा वाला हिस्सा हो, तो भुरभुरा वाला देखो ज़्यादा तेज़ जलता है एज़ कम्पेयर टू इसके। लकड़ी के केस में भी देख सकते हो, छाल जो होती है उसकी, ठीक है, अगर उसको पूरा सा ऐसे से निकाल दो, नारियल के केस में देखो जूट वाला जो होता है वो देखो बहुत तेज़ी से जलता है, ठीक है। वो सारे इसे प्यार है फाइनल डिवाइड में, जितना कम छोटा उनका सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम जितना उनका कम होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो तेज़ी से रिएक्ट करेंगे, ठीक। और 6th पॉइंट है, वैसे हमारे में ही केवल 6 तक दिया गया है, केवल हम लोग 6 पॉइंट पढ़ रहे हैं, होते और भी हैं, ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। और तीसरा होता है, मतलब लास्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, ध्यान से देखो। अभी मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले कि एक्चुअल में प्रोडक्ट बनते कैसे, प्रोडक्ट बनते हैं जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आपस में कोलिजन की वजह से, जितने तेज़ी से वो कोलिजन करेंगे प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो मान लो इनिशियल लेवल पे हमारे पास में इतने ढेर सारे मान लो रिएक्टेंट थे, ठीक है, ये मान लो इतने रिएक्टेंट थे, इनको रिएक्ट करके मतलब आपस में कोलाइड करके किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। तो इनिशियल लेवल पे तो केवल रिएक्टेंट है, अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं ना। अगर मान लो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट क्या घंटा बना, अभी हमारे पास में क्या अवेलेबल है, केवल रिएक्टेंट। अब धीरे धीरे क्या होगा, यही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जैसे जैसे रिएक्ट करेंगे इनकी अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सेम वॉल्यूम में। इनफैक्ट इसका वॉल्यूम भी क्या है, सेम ही है, क्योंकि बर्तन तो अभी भी सेम है ना, यहाँ पे इतने थे और उसी सेम बर्तन में अब की इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम, क्योंकि अब कुछ क्या बनने लगे, प्रोडक्ट भी बनने लगे, ठीक। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर घट रहा है तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अगर घट रहे हैं तो उनके बीच में कोलिजन भी क्या होगा, कम होगा। कोलिजन अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ के लिए हम लोग रेट का ग्राफ बनाएं टाइम के साथ में, रेट का ग्राफ किसके साथ में, टाइम के साथ में, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है कंसंट्रेशन भी वैसे वैसे क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक। तो कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, उसकी वजह से इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वजह से रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है ना, ठीक। तो याद रखना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आज हम लोग ना इतना ही पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो शायद क्वालिटी को लेके अगर या किसी और चीज़ को लेके अगर कोई भी दिक्कत होगी ना, एक बार आप लोग बता देना हमको, ठीक है। और फिर अच्छे से ढंग से बैठ के पढ़ाई करो। ये सारे लेक्चर्स फ्री होंगे यार, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये लेक्चर्स फ्री होंगे। फालतू में कुछ लोग का कॉल आया था कहे कि आप चार्ज वगैरह लगाओगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारे लेक्चर्स फ्री होंगे, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर्स को उतना ज़्यादा शेयर करो। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो आता नहीं यार, जितना आता है उसको सोचता हूँ अच्छे से समझा दूँ। अगर मैं अच्छे समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ तब तो बेइज्जती करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, है ना। और कल के जो लेक्चर्स होंगे, जो मैंने कल पढ़ाया था रेट एक्सप्रेशन, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कराने हैं, तो
जैसे जैसे टाइम मैनेज होगा ना और डेटा का भी मैनेजमेंट अगर हो पाएगा हमारे पास में, तो इसी पे क्वेश्चन, क्योंकि उसको क्रॉप करके ही लगाना पड़ेगा ना, एक बार लिखेंगे फिर इरेज करेंगे फिर क्रॉप करेंगे फिर इरेज करेंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसमें, तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो मैं चाह रहा था उसको एडिट कर करके बनाऊँ, तो एक क्वेश्चंस पे मैं एक अलग से सीरीज़ बनाऊँगा, ठीक है, उसको सब लोग देख लेना एक बार। और अभी इस लेक्चर्स को फॉलो करते रहो। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके बाद में पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सारे के सारे रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जाते हैं, मौज मस्ती करो, तब तक कोई दिक्कत हो कुछ हो बता देना, ठीक है। बाय बाय, हेलो।